वेलकम ऑल। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है और अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस 2020 के एग्ज़ामिनेशन में मुझे एसडीएम का पद मिला है, जिसको एज ए डिप्टी कलेक्टर रिक्रूट होता है। इसमें मेरी 40th रैंक थी और मैं कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी जो 12th तक की पढ़ाई है अपने होम टाउन डुमरियागंज से करी है, जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। एंड उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स और एमफिल की पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया से करी और अगेन अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से जोग्राफ़ी। पीएचडी में कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट में। तैयारी मैंने करी थी अपने फादर के कहने पे। एक्चुअली उनका ही शुरू से रुझान था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, तो जो कह सकते हैं आप पीयर प्रेशर में मैंने सारी तैयारी करी। बट इनिशियली मुझे फेलियर मिला, जो कि मैंने सीरियसली अटेम्प्ट दिया नहीं था। तो 2018 का इंटरव्यू दिया मैंने, 17 का भी पीसीएस का मेंस दिया था मैंने। तो 18 में इंटरव्यू कॉल हुआ था, फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत डिसहेartened था, मतलब हुआ क्यों नहीं। तो फिर मैंने क्यू पार्ट पे गौर किया कि मेरा हो क्यों नहीं रहा है। तो एक्चुअली जो मेरा क्यू पार्ट था वो पीयर प्रेशर था। तो मैं शुरुआत में ही लोगों से ये कह देना चाहूँगा कि भाई पीयर प्रेशर में आके प्लीज़ मत तैयारी करें। हाँ, तैयारी करने के लिए आपके पास एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि आप क्या है। तो चूँकि मेरा बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड है और मैं बचपन से ही अपना मतलब जो मेरे मेमोरी है लेन में सारी चीज़ें हुई थी वो रूरल बैकग्राउंड के लिए हुई थी। तो मेरे दिमाग में था कि भाई रूरल बैकग्राउंड में एजुकेशन की हालत बहुत ही ख़राब है और स्पेशली वीमेन एजुकेशन की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके लिए काम किया जाए, और मेरे दिल में ये था कि मैं उसके लिए काम करूँ। तो और फिर मैंने सोचा एनजीओ ज्वाइन करके काम करते हैं। बट एनजीओ में क्या होता है कि सेम लेवल ऑफ स्पिरिट सबके अंदर वो विल पावर हो जिससे काम करें, वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सिविल सर्विसेज को सीरियसली देके मतलब इसमें ही आके किया जाए। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और मुझे जो मोटिवेशन का लेवल था वो बढ़ता गया धीरे धीरे। और फिर मैंने सोचा सिविल सर्विसेज में जाते हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपको। तो इसलिए मैं सिविल सर्विसेज में आया। चूँकि मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो सिविल सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। तो मैंने सोचा था कि इससे लोगों को और हमारे स्पेशली रूरल बैकग्राउंड के लोगों को ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा अगर मैं क्वालिफाई कर लेता हूँ कि चलिए ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को जिनका पुअर एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका नहीं हो सकता है। तो वो प्रूव करना था मुझे। तो ये मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था सिविल सर्विसेज में आने के लिए। अब जैसे कि अभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता दूं जिससे कि उनको फ़ायदा हो। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि ये एग्ज़ामिनेशन बहुत ही होलिस्टिक है, इसमें एक दिन की पढ़ाई या 6 महीने की पढ़ाई काम नहीं आती है। इसके लिए आपको डिटेल प्लान बनाना पड़ता है और आपको पहले से मेरी कुछ भूलें भी रही हैं इस दौरान, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, जो इसमें 3 पार्ट होता है, आप लोगों को पता ही होगा। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स पार्ट पे डिस्कशन करने के लिए मैं बता दूं कि प्रीलिम्स पार्ट जो होता है यूपी पीसीएस का स्पेशली, वो बहुत ही लेंदी होता है। मतलब आपको 7 लगभग सब्जेक्ट होते हैं, 7 टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग फ्राम द हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर एंड जनरल साइंस। इस तरह की चीज़ें होती है। तो वो आपको बहुत एग्जॉस्टिव पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्रीलिम्स में कट ऑफ पार करना एक टफ़ काम है। क्योंकि इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग ऐसा करें कि जितना भी सिलेबस का पार्ट है उसको, जो स्टैंडर्ड बुक सुझाई गई है, बुक लिस्ट मैं दे दूँगा, उसको आप थॉरली पढ़ें, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग वहाँ पे अपने आप को सिक्योर करें। उसके लिए आपको थॉरली और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट जो होता है कोचिंग्स के होते हैं या ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वो करें, तो प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका। प्रीलिम्स में कुछ लोगों का नहीं निकलता, उनके लिए मैं सजेशन यही देना चाहूँगा कि आप लोग एक चीज़ नहीं करते हैं कि जो चीज़ पढ़ें वो कॉन्फिडेंटली उसको याद रहे। अगर आपको पता है कि 1857 में क्या हुआ, फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसको उस डेट कब हुआ, क्या हुआ, वो याद रखें। मैं इस यूपी पीसीएस के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन फैक्चर बेस्ड होते हैं। ओके, तो प्रीलिम्स के लिए हमेशा आप फैक्ट अपना डेटाबेस जो है, फैक्ट जो है, उस पर काम करें। और कुछ जो डायनेमिक पोर्शन है उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़ें। और वो सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब में कंटेंट लगभग सेम होता है। वो हो गया प्रीलिम्स पार्ट। मेंस पार्ट के लिए मैंने क्या किया था कि जो सिलेबस है उसको दीवार पे चिपका लें आप, और जो एक एक पॉइंट है उसका शॉर्ट नोट बना लें
कुछ लोगों का आदत होती है शॉर्ट नोट नहीं बनाने के लिए, तो आप लोग क्या करें कि उसका प्रिंट आउट ले लें, जो भी मटेरियल का प्रिंट आउट ले लें और उसको डार्क पेन से उसको अंडरलाइन कर लें जो भी कंटेंट है। तो इसका फ़ायदा ये हो कि जब एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। एक्चुअली मुझे नोट्स बनाने में थोड़ी मतलब मैं लेज़ी टाइप हूँ, मैं बनाने में थोड़ी मुश्किल होती थी। तो मैं क्या करता था कि उसका ऑनलाइन जैसे मटेरियल पढ़ा, उसका प्रिंट आउट ले लिया, उसको अंडरलाइन कर लिया या जो वो मार्कर होता है, हाईलाइटर होता है, उससे कर लिया। फिर उसको एक फ़ाइल बना ली, जैसे पेपर 1, ये 4 पेपर होते हैं मेंस में, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सबका ऐसे बना लेता था मैं, और फिर मुझे जब रिवीजन करने बड़ी आसानी होती थी। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि लॉट ऑफ मेंस राइटिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोचिंग होते हैं, वो लोग आपकी कॉपी चेक करते हैं, फिर वो फीडबैक देते हैं और एक मॉडल आंसर भी देते हैं, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। मैंने ये किया था कि मैंने 2-3 कोचिंग के मॉडल आंसर मतलब ले लिए थे क्वेश्चन के साथ, तो उनको पढ़ लेता था, खुद लिख लेता था। अगर खुद नहीं लिख पाया हूँ तो जो टॉपर्स कॉपी होते उसको लोग बोलते नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा टॉपर्स कॉपी देखें, क्योंकि एटलीस्ट उनका सिलेक्शन हुआ है तो कुछ तो उनका पेपर में उनकी कॉपी में स्पेशलिटी रही होगी, तो उसको आप कॉपी नहीं करें, अपना कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। ये मेंस पार्ट हो गया। मेंस पार्ट में जो पेपर वाइज स्ट्रेटजी है या पेपर वाइज जो एनालिसिस है वो मैं जल्दी बता देता हूँ। देखिए मेंस के फर्स्ट पेपर में, हमारे यूपी पीसीएस के फर्स्ट पेपर में, चूँकि हमने कॉपी कर लिया यूपीएससी का मेंस का पैटर्न सिलेबस, चूँकि पीसीएस में कुछ यूपी का स्पेशल पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं पेपर वाइज। तो GS 1 जो होता है उसमें आपका आता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। तो ऊपर से शुरू करते हैं। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का होता है, तो जैसे कि कुंभ मेला हो रहा है, या फिर आपका जो हमारे उत्तर प्रदेश में एंशियंट बुद्धिस्ट साइट हैं उनके बारे में पूछ लेंगे वो, तो एक क्वेश्चन वहाँ से तैयार लिख लिए। वो जो नितिन सिंघानिया की बुक आती है वहाँ से तैयार करें, आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएगा। फिर इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसमें भी क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए बिपिन चंद्रा की बुक या स्पेक्ट्रम पढ़ लें। मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, उससे आपका निकल जाएगा। लेकिन आपको राइटिंग प्रैक्टिस सप्लीमेंट करनी है उसके साथ, क्योंकि इंसिडेंट सबको याद होते हैं, लेकिन जब आंसर लिखने बैठो तो एक एक पॉइंट, जैसे अगर आया बंग भंग मोमेंट या फिर आया असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस तरह का, तो उसमें एक एक पॉइंट की उसमें क्या डिमांड थी, हमारी कांग्रेस की डिमांड क्या थी, ब्रिटिश ने कितनी मांगी, तो वो चीज़ें आपको टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आ सकती, मेरी मानिए प्रैक्टिस के बिना बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर आते हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री पे। उसमें चूँकि एक ही 2 क्वेश्चन आता है, वेटेज कम है, लेकिन आपको एक काम करना है कि एक जो मतलब मैंने अर्जुन देव की बुक जो एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी थी वो बुक पढ़ी थी, उस बुक को आप पढ़ लीजिए एक बार, सरसरी रीडिंग लगा लीजिए, फिर उसके फिर कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, जो कि आपको एक सीक्वेंस पता हो क्या था डिमांड। अगेन वही स्ट्रेटजी जो मॉडर्न इंडिया के लिए थी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए थी। फिर आते हैं हम आप सोसाइटी वाले पार्ट पे। तो हाँ, एक इसमें जो हिस्ट्री में एक आता है कि जो कोई हमारी फेमस फ्रीडम स्ट्रगल में जो कि पर्सनालिटी होती है उनके बारे में क्वेश्चन होता है। तो जैसे अंबेडकर जी हो गए, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, इस तरह है, तो उनके बारे में थॉरली पढ़ें, उनका कि उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या था, उनका वे ऑफ स्ट्रगल क्या था, किस तरह से वो काम करते थे, वो ज़रूर कर लें। एक क्वेश्चन वहाँ से आता है। फिर सोसाइटी वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडियन सोसाइटी के बारे में कहा गया है। तो इंडियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है मोस्टली वो ट्राइबल मूवमेंट जो होता है, लाइक जैसे कि ट्राइब्स हैं या फिर जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, स्पेशली जो डिप्राइव्ड सेक्शन जैसे ओल्ड पीपल हैं, वीमेन हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हैं तो उनके बारे में कौन सी स्कीम शुरू हुई या कौन सा पार्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उस पर ज़रूर फोकस रखें और उसको अपने आंसर में डाल दीजिए। मतलब उसमें क्या होता है, जब कंक्लूड करते हैं तो ये चीज़ आ जानी चाहिए। अगर क्वेश्चन इन जनरल पूछा गया कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में। और मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी की जो इंडियन सोसाइटी की बुक आती है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, वो ज़रूर पढ़ लें, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया। अदरवाइज किसी कोचिंग का इंडियन सोसाइटी का एक बुकलेट आता है, वो कर लीजिए, वो मैंने किया था, मैंने विजन IAS से किया था, वो डेट वाज वेरी सफिशिएंट, ठीक है। और फिर ज्योग्राफी में पार्ट पे आते हैं। ज्योग्राफी पार्ट में क्या होता है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है और जो बहुत सारे हज़ार्ड्स जैसे वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फ्लड, इस तरह की ये चीज़ें, इस पे आप स्पेशली फोकस रखें। उसके लिए आपको करना क्या है, 11th की फिजिकल एनसीईआरटी की जो आती है फिजिकल ज्योग्राफी की बुक, वो पढ़ लीजिए, और 12th की जो फिजिकल इंडिया की बुक आती है एनसीईआरटी की, वो करें, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। और क्या कर सकते हैं आप,
स्पेशली अभी जो मेंस का सिलेबस है GS 1 का जो ज्योग्राफी का, उसमें आप जाके देखेंगे तो सेम सिलेबस जो आपको टू द पॉइंट वहाँ पे NCERT की जो फिजिकल इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी की 11th की और 12th की फिजिकल इंडिया की बुक है, वहाँ मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे जिसमें ओशन करंट्स होता है, अर्थक्वेक होता है, बहुत सारे जो मॉर्फोलॉजी में क्या होते हैं, लैंड फीचर्स होते हैं कि विंड से क्या बना, आपका एयर से क्या बना, ग्लेशियर से क्या बना, तो वो कर लीजिए वहाँ से 100%। अभी भी क्वेश्चन वहीं से आएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी, नेक्स्ट असेसमेंट के लिए वो फ़ायदा होगा। GS पेपर 2 की बात करते हैं, जो कि मेंस का पार्ट है। मेंस का उसमें क्या है कि आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो इसके लिए सिंपल एक बुक है लक्ष्मीकांत की जो आती है इंडियन पॉलिटी की, वो बुक ले लीजिए। और जो गवर्नेंस और करंट अफेयर और IR क्वेश्चन होता है, वो करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है, जो कि विजन IS की एक मेंस 365 करके मैगजीन आती है पॉलिटी एंड IR की, वो मैंने पढ़ी थी। तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, जैसे कोई इनिशिएटिव हो रहा है, 2+2 डायलॉग क्या है, फिर OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उसका इनिशिएटिव इंडिया के उसमें क्या पड़ेगा, चाहबार पोर्ट का इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट है, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से निकल आते हैं। पॉलिटी का जो है वो लक्ष्मीकांत का टॉपिक वाइज, जैसे कि जो सिलेबस का टॉपिक है उनका कंटेंट और लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, तो उसको एक एक करके करते चले जाइए। और ये सब करने के बाद अगेन वही स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि आप मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतना कर डालिए कि आपको सिलेबस के एक एक पॉइंट याद हो जाए। वो उसको करने से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, टू द पॉइंट चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, पेपर 3 पे आते हैं। पेपर 3 चूँकि इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस टेक की और इंटरनल सिक्योरिटी, इस तरह का सिलेबस है, तो ये सब डायनेमिक है। इसमें कुछ चीज़ें स्टैटिक हैं, उसको क्या करना है आपको। मैंने क्या किया था, जो मैंने किया था एक्चुअली, मैंने टॉपिक लिया जैसे नीति आयोग है या SDG है, या फिर हायर, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक है हायर डिफेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो ऐसे करके आप टॉपिक गूगल पर सर्च मारिए, जो निकल के उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसको पढ़ डालिए, उसको रख लीजिए अपनी फाइल में। तो इससे क्या आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। जितने इनिशिएटिव हैं, नीति आयोग की जो 3 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर्स डॉक्यूमेंट है, उसको है, या फिर कोई और भी इनिशिएटिव है जो नीति आयोग किसी पार्टिकुलर ग्रुप के लिए ले रहा है, उसको करने से क्या होता है कि और हाँ, एक चीज़ साइंस टेक के लिए बता दूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट, उस पे जाइए और इनिशिएटिव जो हैं कि प्लान डॉक्यूमेंट क्या है 35 मतलब 2035 का जो है, इस तरह की चीज़ें वहाँ से कर लीजिए। मोस्टली जो सोर्स है वो लिमिटेड टू उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उस पर जाइए, वहाँ की इनिशिएटिव देख लीजिए, और बाकी टू द पॉइंट गूगल कर लीजिए, क्योंकि बुक्स में उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि बस थोड़ा एग्रीकल्चर का पार्ट और प्लानिंग का, इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट बुक में मिल जाएगा, बाकी सब डायनेमिक है करंट अफेयर की। हाँ, उसके लिए वही विजन IS की इंडियन इकोनॉमी करके, वो मेंस जब एग्ज़ाम आता है UPSC का, तो वो एक मैगजीन आती है, वो मैंने पढ़ा था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी मेरे केस में। पेपर 4 GS की बात करते हैं, और उसमें इथिक्स का पेपर होता है। तो चूँकि UPSC का जो इथिक्स का सिलेबस है वो UPPCS का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, UPPCS में जो क्वेश्चन का लेवल होता है उतना एनालिटिकल नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो आपको करना क्या है, सिलेबस उठाइए, उसके जितने भी टॉपिक हैं जैसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एम्पैथी, या जिस तरह के और भी हैं, सेकेंड ARC की बहुत सारी चीज़ें, तो उसको गूगल कर लीजिए, या जो मैंने जो बुक लेक्सिकॉन की जो बुक आती है, सब लोग खैर जानते होंगे, वो बुक मैंने रेफ़र करी थी। और विजन IS का इथिक्स का नोट्स, उसमें क्या अच्छी बात है कि जो सिलेबस का टॉपिक है उस टॉपिक वाइज उन्होंने पूरा कंटेंट दे दिया एक ही साथ। तो वो बुकलेट मैंने करोल बाग से मिल जाएगी आपको, या कहीं से भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, वो ले ली थी। तो वहाँ से पढ़ने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इथिक्स का पेपर है, इसमें आप सोचने बैठे, इसमें इथिकल डायलेमा सॉल्व करना होता है, एम्पैथी का शो करना होता है। तो अगर आप सोचने बैठेंगे ऐसे, तो बहुत सारा हिंड्रेंस आएगा। तो आपको करना क्या है कि विजन IS का जो इथिक्स का है वो ले लीजिए टू द पॉइंट UPPCS के लिए, और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे जो भी उसमें कीवर्ड्स आते हैं उसको मेमोराइज़ कर लीजिए या याद कर लीजिए। अगर लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो अगेन बैक टू द नोट मेकिंग, इसमें मैंने क्या किया था कि टेस्ट सीरीज इतना ज़्यादा लिख दिया था कि मेरे दिमाग में वो चलता था, और बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि जैसे एम्पैथी आया तो, या सिंपैथी है, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा, पूछ लेंगे वो, और फिर कहेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कोट करो। तो जो एग्जाम्पल आप दीजिए ना, अपने आसपास एग्जाम्पल दीजिए। अब जैसे कोई मोची है, गरीब है या फिर है, तो जो एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस है वहाँ से आप कर दीजिए। जैसे किसी को कैंसर है या कैंसर हॉस्पिटल आप बनाना चाहते हैं, तो एम्पैथी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो है, वो चीज़ वहाँ से आप कर दीजिए। तो इथिक्स का ये हो गया। और इथिक्स में UPPCS में सिर्फ 3 की स्टडी आती है, एक 8 नंबर वाले में और 2 12 नंबर वाले में। ठीक है, तो आपको इथिक्स की स्टडी क्या होता है, मैथ प्रॉब्लम की तरह होती है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देने होते हैं, और जितने डायमेंशन आपको आते हैं वो खोलने होते हैं। तो वो तभी हो पाता है जब आप कुछ नहीं तो कुछ
100 केस स्टडी घर पे लिख लीजिए, 100 नहीं तो 50 तो लिख लीजिए एटलीस्ट। उससे क्या होगा कि आपको डायमेंशन जब एग्जामिनेशन में खोलने में, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल क्या क्या है ना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या डिलेमा है उसमें क्या आपका एक एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप होते तो उस सिचुएशन में क्या करते, वो पूछा जाता है जनरली केस स्टडी में। तो वो कर लीजिए प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस की, जैसे मैथ है आपने प्रैक्टिस किया, आपको क्वेश्चन निकल जाता है, आंसर आ जाता है। इसी तरह इसमें भी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना निकल जाएगा। ठीक है, जो स्टैटिक पार्ट होता है और उसके लिए वही अगेन कीवर्ड का, टर्मिनोलॉजी का नोट्स बना लीजिए। एंड एक चीज़ और करिए कि जैसे कि जो एग्जांपल दीजिए ना, जो बुकिश एग्जांपल कभी मत दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन आया था गांधी जी और कार्ल मार्क्स के सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डिफरेंस और सिमिलरिटी पूछी गई थी, तो उसमें ठीक है वो आपको वही लिखना जो किताब में लिखा हुआ। लेकिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको जैसे कि ये आया था स्वच्छ भारत स्कीम, तो एक परस्यूएशन करके एक चीज़ होती है कि आप लोगों को परस्यू करें कि कोई चीज़ अच्छी करने के लिए इनिशिएटिव में, तो उसमें सेलिब्रिटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं तो लोग स्वच्छ भारत में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ करने के लिए आपको जो आसपास के एग्जाम्पल है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम्पल वहाँ से मिल जाएगा। चूँकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड भी ज्योग्राफी का है, तो उसमें मैं बहुत ही मतलब कंफर्टेबल था। लेकिन उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। नॉलेज पार्ट इज़ गुड बट स्ट्रेटजी इज़ डिफरेंट थिंग। यूपीपीसीएस में क्या होता है कि आप ज्योग्राफी वाले के लिए बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, आपको सिलेबस एक बार पढ़ लीजिए। उसके लिए अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको 6 से 7 महीने लगेंगे, आपका बैकग्राउंड है तो आपका 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो कर लिया। वो क्या करना है आपको, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे रेफ़र करके टॉपिक वाइज सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। खुद का नोट्स मस्ट, ज्योग्राफी कोई भी ऑप्शन लो, ज्योग्राफी नहीं कोई भी ऑप्शन लो, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए ना तो आप अच्छा किसी भी ऑप्शन में नहीं कर सकते। क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया इस मामले में, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट को वेटेज थोड़ा ज़्यादा मिलने लगा है और स्केलिंग वगैरह जो भी इशू है उसकी वजह से। तो आपको अपने ऑप्शनल को तो भाई ऐस करना, मतलब मास्टर करना, आपको मतलब आपको करके आना सबसे अच्छा, सबसे बेटर करके आना। यानी कि जैसे इसमें क्या होता है कि 15 मार्क्स से एक क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क के क्वेश्चन होता है, तो 15 दूनी 30 और 10 40 क्वेश्चन हो गए। तो उसमें जो 15 वाले हैं उसमें 9 नंबर मिलते हैं, यानी कि आपको 60%, यानी कि आपको 10, साढ़े 10, 11 नंबर तक लाने हैं हर क्वेश्चन में। और वो आप आंसर अपना लिखिए, फिर आप कंटेंट को दोबारा विजिट करिए और फिर लिखिए आंसर। खुद आपको डिफरेंस पता चलेगा कि मेरे आंसर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। वो चीज़ मैंने करी थी घर पे बैठ के, क्योंकि ज्योग्राफी है तो उसमें मैप है, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन एक कोशिश करिए, जैसे कुछ लोगों का मैप पोर्शन ख़राब, उसके लिए बता देता हूँ कि आप लोग जब मैप बनाइए ना तो कोई ज़रूरी नहीं पूरा मैप आप ड्रॉ करें। आप उसका जो एक इंसाइट वाला मैप है ना, छोटा सा, जैसे कश्मीर बनाने के लिए आया तो सिर्फ कश्मीर का हेड बना के हट जाइए और उसमें जो भी मेंशन करना वो कर दीजिए। तो उससे क्या है ना कि आप इसमें थोड़ी सी बचत कर सकते हैं, पूरा मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। और उसकी बहुत डिटेल स्ट्रेटजी है। हाँ, कि ये चीज़ें हैं कि जैसे 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप पहले से वही क्वेश्चन सोच के जाइए कि मुझे इस सेक्शन में करना है, तो उसी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर घर पे जाइए। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, तो उस हिसाब से अपना अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्पेशली अपने केस में करी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ मेंस पार्ट पे। देखिए, मैंने क्या किया था कि मेंस का जो आंसर राइटिंग है, चूँकि वर्ड लिमिट होती है मेंस में, जीएस पार्ट में 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 125 वर्ड्स में लिखना होता है और 12 वाले मार्क्स में आपके 200 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आपको क्या करना है कि वो जो वर्ड लिमिट है वो इसलिए दी जाती है कि आप गैर ज़रूरी बातें ना लिखें। तो उसके लिए क्या होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसका एक कीवर्ड होगा। जैसे कि अगर पॉलिटी की बात करें तो एक फेडरल आपने लिख लिया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं, तो आपको वो वर्ड यूज़ करना है जो कीवर्ड्स होते हैं किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के। ज्योग्राफी का है, इकोनॉमी का है, पॉलिटी का है, आपका हर सब्जेक्ट का होता है, इथिक्स का भी है, तो वो वर्ड यूज़ करिए। वो वर्ड मैंने एक लिस्ट बना ली थी उसमें कि ज्योग्राफी में आएगा, अगर फिजिकल का रहा है तो ये कीवर्ड डालने हैं। जैसे ज्योग्राफी का मेरा ऑप्शन बता सकता हूँ तो स्पेशियल एक वर्ड होता है, SPATIAL, स्पेशियल। इसका मतलब होता है कि आप प्लेस टू प्लेस चीज़ें डिफ़र करती हैं। तो इसी तरह आपका ज्योग्राफी का हो गया। इसी तरह आपका जैसे फेडरल बताया, यूनियन बताया, तो ये सब मैटर करता है, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि हाँ ही नोज़ द थिंग्स, ही हैज़ लर्न द थिंग वेरी वेल। ये एक इम्प्रेशन जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर आपके बीच में वो कॉपी होती है जो आपको मार्क्स दिलाती है, जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाती है। ठीक है, ये मेंस पार्ट पे किया था। एंड एक चीज़ और बोलूँगा कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करें, नोट्स मेकिंग बनाएं, तो नोट्स ऐसे बनाएं ना कि वो एक आंसर की तरह हो, कि जैसे कि अगर वो 12 मार्क्स में आया या 8 मार्क्स में आया तो उसको मैं इतना लिखूंगा, इतना कट कर दूंगा, इतना लिखूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। मैंने यही किया था
कि मैंने सोच लिया था कि अगर इसमें आया तो इसमें ये लाइन गायब करनी है, ये लाइन इतनी लाइन लिखनी है, तो ये चीज़ करके जाएं। क्योंकि आपका और एक काम करें कि जब भी आप लिखने बैठें या पढ़ने बैठें तो हमेशा एग्ज़ाम को दिमाग में रख के बैठें। उससे क्या होगा ना कि आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें पढ़नी चाहिए। जैसे कोई स्कीम आई तो उसके 4 पॉइंट हाईलाइट हो गए, क्या कंक्लूजन है और वे फॉरवर्ड क्या है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो आप करके जाएँ तो उससे क्या होगा ना, एग्जामिनेशन हमेशा दिमाग में चलता रहेगा और पढ़ने का तरीका भी लिमिटेड टू एग्ज़ाम होगा। ठीक है। ऑप्शनल की मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी। मैंने अपने केस में किया था कि मैंने एक क्वेश्चन का पूरा सेट बना लिया था कि देखिए ये सेक्शन में 3 क्वेश्चन आए, एक सेक्शन में, तो पिछले 3 कितने आए, तो पूरा ऐसे करके 50-50 क्वेश्चन का सेट बन गया था। तो उसमें इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि देखिए आपको जो क्वेश्चन करना है अभी वो तो 100% करेंगे आप, लेकिन जो क्वेश्चन कम करना है ना उसको भी पढ़ के रखेंगे, जहन में आपकी वो बात रहेगी, तो वो वहाँ से कर लीजिए। ये मेरी स्ट्रेटजी थी ऑप्शनल को लेके। तो कुल मिला के मैं बॉटम लाइन ये है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ना कि इन जनरल पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने का मतलब है कि सिलेबस के स्टिक टू द सिलेबस। और मेरी एक भूल ये भी रही थी कि मैंने आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे मल्टीपल सोर्स रिफ़र करना। एक ही टॉपिक पे 2 बुक क्यों पढ़ना भाई, जब एक ही बुक से काम चल जाएगा, उसी को बार बार पढ़ लो। ये मैंने गलती करी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मल्टीपल सोर्स मत रिफ़र करें। एग्ज़ाम में कुछ नहीं याद आता है, जो आपकी समझ होती है वही आपको वहाँ काम करती है। वो पेन से आपके वही आंसर लिख लेगा जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। रट्टाफिकेशन बिल्कुल काम नहीं आता मेंस पॉइंट एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको अच्छे से करके जाना है। नोट्स मेकिंग या जिस तरह से कि आपको भी करना है। अब बात करते हैं इंटरव्यू स्टेज की। चूँकि मैंने लगातार कोविड के दौरान ही मतलब 2018, 19 और 20 का इंटरव्यू लगातार दिया है, तो उसके बारे में मैं थॉरली बता सकता हूँ आप लोगों को। पहली बात है इंटरव्यू स्टेज के लिए कि जो एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू पूछे जाते हैं, वो दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, चूँकि यूपीपीसीएस में क्या इंटरव्यू में बहुत कम टाइम मिलता है, लाइक 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स या 23 मिनट्स। मेरे केस में मुझे पहले इंटरव्यू में मुझे 23 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू हुआ था, दूसरे केस में फिर 20 मिनट हुआ, तीसरे केस में तो मुश्किल से 15 मिनट या 16 मिनट चला होगा। चूँकि यूपीपीसीएस में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो आपको उसी 15-20 मिनट में आपको सब कुछ करके जाना है। पहली बात कि क्या होता है कि कुछ लोग सोच के जाते हैं कि पार्टिकुलर बोर्ड में ऐसे मार्किंग होती है या पार्टिकुलर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग सिर्फ उसी क्वेश्चन पे फोकस रह जाता है और जो हमारी पर्सनालिटी के और सारे आयाम हैं, डायमेंशन है, वो नहीं खुल पाते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा सोच के मत जाएँ। दूसरी चीज़ें हैं कि हाँ, ये चीज़ तैयारी करने के दौरान ये कर सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक पर्सनालिटी पार्ट पे काम करना होता है, एक नॉलेज पार्ट पे काम करना होता है। तो पर्सनालिटी पार्ट पे तो जो बेसिक इंटरव्यू के एटिकेट्स होते हैं वो तो करके जाइए कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो, एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइए, जो बिजनेस सूट होता है आपका वो करके जाइए, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वहाँ पर क्या होता है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो बहुत मैटर करता है। उसमें क्या होता है कि जैसे झूठ पकड़ा जाता है। आपने कभी एनजीओ में काम नहीं किया, वहाँ आपने बताया कि मैंने बच्चों के एनजीओ में काम किया है, तो वो इतने क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आपका झूठ निकल जाएगा। वो दे आर वेरी लर्नड पर्सन, वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं। दे विल कैच यू एट द मोमेंट यू स्पीक एनी थिंग रॉन्ग। ठीक है, वो पर्सनालिटी पार्ट पे तो थोड़ा ऑनेस्टी अगर है आपके अंदर तो वो शो होनी चाहिए वहाँ, मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरा नॉलेज पार्ट पे होता है, तो चूंकि टाइम कम होता है यूपीपीसी एग्जामिनेशन में, तो आपसे वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन और मास्टर जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है वहाँ पे आ जाते हैं वो। तो जैसे आपने बीटेक किया है तो आपसे पहला क्वेश्चन होगा कि आपने सोशल साइंस के सब्जेक्ट क्यों लिए। अगर आपने बीटेक लिया तो सो फार सो गुड। मेरे केस में मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, तो दे वर वेरी हैप्पी कि चलो आपने वही लिया जो परस्यू किया। मतलब ये एक इंडिकेशन ये होता है कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी वो बहुत अच्छे से करी और आप उसमें बहुत कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो ग्रेजुएशन छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट ले सकते थे। ठीक है, वो पार्ट हो गया। वहाँ पे आपको जो भी है आपका अपना टॉपिक पॉइंट्स होने चाहिए कि मैं चूँकि मुझे इंटरेस्ट था या जो भी आपका है नंबर आते थे, जो भी है बता के वहाँ पे जाना है आपको। अगला पॉइंट है कि जो भी ऑप्शनल आपका है उससे वो क्वेश्चन 100% पूछेंगे। तो ऑप्शनल के क्वेश्चन तो मतलब ऐसे फिंगर टिप पे होना चाहिए। देखिए ऑप्शनल के जो एग्जामिनेशन में लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं दैट दे आर डिफरेंट, एंड जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपका ज्योग्राफी है तो मुझसे पूछा गया कि आपने ज्योग्राफी का यूज़ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कैसे करेंगे। तो मैंने बोला था कि एक होता है ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, GIS बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप चीज़ों की प्लानिंग करने में और मॉनिटरिंग करने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में होता है तो इंस्टेंट हर जगह वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में या कोई भी प्लानिंग में रोड कहाँ से बनेगा, इस तरह की चीज़ों करने में आपको वो बहुत हेल्पफुल करता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका एक ऐसा चीज़ ढूंढ के लाइए जो एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करे। और उसके आगे आप नॉलेज पार्ट पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो उस
एक महीने में या 10-15 दिन में करंट अफेयर चल रहा हो, उस पे फोकस करके जाइए, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्कीम के अंदर घुस के नहीं पढ़ते हैं। तो आपको स्कीम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मुझसे स्वनिधि स्कीम पूछी गई, किसके बारे में है, या फिर गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना चली थी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना या आत्मनिर्भर भारत योजना, तो उसका एक ब्रॉड पढ़ के जाइए। डेटा नहीं भी याद हो तो उतना मैटर नहीं करता है कि कितने % लोगों को रोज़गार दिया गया, कितने को नहीं दिया गया, लेकिन हाँ एक ब्रॉड पिक्चर जो है वो करके जाइए, किसके लिए है और कोविड के दौरान ही क्यों दिया गया, ये चीज़ें पूछते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अपना जो होम टाउन है या होम डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन तैयार करके जाइए, वो अच्छा रहता है। और एकेडमिक्स में क्या होता है कि जैसे अभी जब वो इंटरव्यू आपका अगर शुरुआत में पढ़ रहा है तो वो तुरंत करंट अफेयर पे आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके पास भी क्वेश्चन का जो बैंक खत्म हो जाता है, तो वो लोग आपसे क्वेश्चन निकलवाना चाहते हैं। आपने बोला कि मैंने ये पढ़ाई करी है, तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोला तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सवाल पूछने लगेंगे, वो वहाँ से पूछना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन आपके ही उससे आंसर से निकल के आएगा। तो बी वेरी कॉशियस व्हाट एवर यू से एंड हैव ए वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब वहाँ पे क्या अटेंटिव रहिए, एकदम रहिए, ध्यान से उनकी बातें सुनिए, लेकिन ये है कि उसमें पैनिक, आपके चेहरे पे पैनिक ना दिखे कि आप पैनिक हैं, ठीक है, ये पार्ट हो गया। और इंटरव्यू में एक चीज़ बहुत है कि थोड़ा फैक्चुअल, कुछ बोर्ड में बहुत फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, तो पोलाइटली मना कर दीजिए, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मुझे लगता है जहाँ तक कि ठीक है, नहीं पता फैक्ट को तो इंसान हर चीज़ नहीं याद रख सकता, लेकिन अगर आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग याद रखें, ये पार्ट हो गया। आगे जो चीज़ें होती, मेरे केस में मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लिया, और वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मेरा रिसर्च टॉपिक माइग्रेशन था। तो मुझसे माइग्रेशन और रूरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मेरे डिस्ट्रिक्ट जो सिद्धार्थनगर एक पिछड़ा हुआ ज़िला है, उससे पूछा गया कि क्यों नहीं लग सकती, क्या है। तो मैंने पॉलिटिकल विल पावर की कमी बताई, तो उन्होंने बोला नहीं, रिसोर्स बेस भी होता है। तो फिर मैंने जो एक लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए 5 पॉइंट होते हैं, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें, वो सब पे मैंने थॉरली बताया। कि ज्योग्राफी था तो उनका लक्ष्य यही था कि आप उस पर करें। हाँ, कुछ फ़नी क्वेश्चन भी जाते, जैसे उस दिन किशोर कुमार का जन्मदिन था, तो मुझसे पूछा कि आज किसका जन्मदिन है। चूँकि मुझे पता नहीं था, लेकिन लॉबी में जो लड़के बात कर रहे थे, वो किसी ने बोला किशोर कुमार का बर्थडे है, तो मैंने बोला जी किशोर कुमार का बर्थडे है। फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ पैदा हुए थे, तो मुझे नहीं पता था, मैंने मुस्कुरा के बोल दिया सर नहीं पता मुझे। अब वो एक्चुअली क्या है कि वो चेक करना चाहते थे कि आपने देखा कि जैसे चलते चलते देख लेते ना न्यूज़, वैसे देख लिया या फिर थॉरली पढ़ा, तो मैंने थॉरली नहीं पढ़ा था। तो ऐसे तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ये चीज़ें हैं। और बाकी 15-20 मिनट में आपकी पर्सनालिटी कोई नहीं जान सकता, लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम पर्सनालिटी का जो फैसेट है आपने जो भी सोशल वेलफेयर के लिए काम किया, आपने एक एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसको कह दीजिए और तैयार कर दीजिए। आपने बैडमिंटन में ना क्या कहते हैं फेवरेट स्पोर्ट है, तो उस टाइम इंडिया में बैडमिंटन के कौन से खिलाड़ी हैं, या वर्ल्ड लेवल पे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है, इस तरह की चीज़ें याद करके जाएंगे, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन है कि यू हैव ए गुड सोशल एंड क्या कहते हैं इंटेलिजेंस, की मतलब आपको पता है चीज़ें, मतलब आप ऐसे ही हवा में नहीं, मज़े के लिए चीज़ें नहीं करते, एज ए हॉबी, एज ए लर्नेड पर्सन आप शो हो वहाँ पे। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। ये मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी थी इंटरव्यू और प्रीलिम्स उसके लिए। अगेन मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ सारी चीज़ों को, कि प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट एंड बहुत बारीकी से पढ़ना, और चीज़ें को बारीकी से पढ़ने का मतलब है कि रिवाइज़ करेंगे तो याद रह जाएंगी वो चीज़ें, तो वो करिए। किताबें वहीं सेम है, ठीक है, बस आप गलती लोगों से क्या होती है कि लोग जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं। क्यों गड़बड़ कर देते हैं? क्योंकि जो फैक्ट आपने मेमोराइज़ किया उसको दोहराया नहीं, तो वो मिस हो जाएगा। ये चीज़ याद करके जाइए। और मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है आप कोचिंग में जाके दें, आप जो बाज़ार में मिलता है मॉक टेस्ट वो खरीद के घर पे लगा लीजिए या ऑनलाइन ले लीजिए। ऑनलाइन मैं नहीं बोलूँगा, अभी पेपर पेन मोड पे ही करिए ऑनलाइन टेस्ट। तो प्रीलिम्स इज़ ठीक है, और जो भी बुक्स है स्टैंडर्ड उसको करके जाइए 2 बार रिवीजन, ठीक है अगेन। एंड फिर आते हैं मेंस पार्ट में। मेंस पार्ट के लिए सिंपल स्ट्रेटजी है, सारे सिलेबस का नोट मेकिंग एंड लॉट ऑफ आंसर राइटिंग। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए एक चीज़ मैं बोल दूं कि आप जब भी लिखें, जो मैंने किया था कि मैं 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन नहीं लिखता था, मैं 1 स्टेज में 3 घंटे लिखता था, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक्चुअल आपको वही रिप्लिकेट करना है। राइदर कि 1-2 क्वेश्चन लिखने से कि आपको 1 क्वेश्चन लिखा बहुत अच्छा निकल के आया, वो मैटर नहीं करेगा। आपको 3 घंटे के स्ट्रेच में ही पूरा क्वेश्चन लिखना है। और ऐसा नहीं कि रोज़ ना लिखें, आप कम से कम 15 दिन पे या 20 दिन पे जिस तरह का शेड्यूल बने उस तरह कर लें मेंस पार्ट में, यानी कि नोट मेकिंग, टू द पॉइंट सब्जेक्ट एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। कोचिंग में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो चेक होके आ जाता तो अच्छा लगता है, कुछ आपने लिखा, मेहनत करी, तो उसका इवैल्यूएशन हो गया। इंटरव्यू पार्ट पे अगेन कि आपको जो है वो है एकेडमिक बैकग्राउंड तैयार करके जाइए, करंट अफेयर तैयार करके जाइए, एंड झूठ ना बोलें, ऑनेस्ट रहें,
ये बहुत अच्छा फैसेट मैं कहूँगा। और पर्सनालिटी में अपने थोड़ा डेप्थनेस दिखाएं कि मेरी पर्सनालिटी में डेप्थ है। वो कैसे आएगा कि आपको जब नॉलेज बेस वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, और वो कैसे होगा जब एकेडमिकली आप क्वेश्चन खुद उनको देंगे कि आप ये क्वेश्चन पूछो, मुझे पता है इसके बारे में। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने समराइज़ कर दिया। एंड ऑल द बेस्ट ऑफ द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, एंड कीप फेथ इन योर एबिलिटी एंड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि कोई आपको हेल्प करने नहीं आता। कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग के जो ट्यूटर मेंटर होते हैं, वो आपको वहाँ खुद ही सब कुछ करना होता है। कोई सिखा के किसी को नहीं भेज सकता, क्योंकि अल्टीमेटली वो बहुत लंबा प्रोसेस है और आपको स्ट्रगल करना है, मेंटल टफनेस आपकी देखी जाती है। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। और एक चीज़ और करनी है कि थोड़ा जब आप तैयारी करें ना, बहुत लंबा एग्ज़ाम प्रोसेस है, तो अपने आप को थोड़ा सिक्लूडेड रखें, ज़्यादा दोस्त ना बनाएं। अपने आसपास को जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्हीं से दोस्ती रखें, और थोड़ा अपना जो सोशल ये है इंटरेक्शन है उसको थोड़ा कम करके थॉरली पढ़ें। कितने घंटे पढ़ना ये नहीं मैटर करता, कितना अच्छा पढ़ते वो मैटर करता। मेरे केस में तो यही हुआ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट। और मैं विश करता हूँ कि जो भी मेहनत करे और जिसको भी सोशल वेलफेयर या सोशल सेक्टर में अपना इनपुट देना है, वो इस सिविल सर्विस को जरूर ज्वाइन करें। आपका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी है उसको सस्टेन रहना ज़रूरी है। 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल भी लगें उतना सस्टेन करके रखें। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए क्या था कि मैं अपने पास्ट के फेल्योर देखता था कि मैं पास्ट में क्यों फेल हुआ, मैं इस एग्ज़ाम फेल हो गया, मुझे अपना वर्थ साबित करना है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था। तो आपको अपना फेल्योर देख लीजिए कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेरा मेंस नहीं हुआ, मुझे इंटरव्यू में फाइनली सिलेक्ट नहीं हुआ, तो आपको यही से मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं क्यों फेल हो गया, भाई मुझ पे काम करना है। तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे लिए यही था, आपके लिए भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप सोशली थोड़ा कम इंटरेक्ट करें और अपने की फोकस है, की डिटर्मिनेशन एकदम डिटरमाइंड है कि मुझे निकालना है, अगर आपको सच में निकालना है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स।